रहीम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे लार्ज इंटेस्टाइन का टॉपिक। तो लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले आप लोगों को ये बताता चलूं कि लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हम लोगों ने पढ़े हैं। सीकम है, अपेंडिक्स है, असेंडिंग कॉलॉन है, ट्रांसवर्स कॉलॉन है, डिसेंडिंग कॉलॉन है, सिग्मॉइड कॉलॉन है और रेक्टम है। अब हम इनके सारे के सारे फीचर्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लार्ज इंटेस्टाइन तकरीबन 1.5 मीटर्स की होती है, ठीक है। दूसरी चीज आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जैसे मैं इधर यहाँ पे एक दफा इंटेस्टाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये है बच्चे आपकी अपेंडिक्स, यहाँ पे आपकी आइलियम है, यह ऊपर की तरफ गई असेंडिंग कॉलॉन, फिर यहाँ पे जाके ऐसे ट्रांसवर्स कॉलॉन और फिर बिल्कुल यहाँ पे जाके ऐसे ये आपकी हो गई डिसेंडिंग कॉलॉन, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो बाकी कॉलॉन के पार्ट्स हैं वो आगे बताता हूँ, पहले इन फीचर्स को स्टडी कर लीजिए। ये बात आप लोग को बच्चे आज क्लियर कट हो जानी चाहिए कि जो असेंडिंग कॉलॉन होती है और डिसेंडिंग कॉलॉन दोनों रेट्रोपेरिटोनियल होती हैं, ठीक है। लेकिन आपकी जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है सिग्मॉइड कॉलॉन, ठीक है, और ये वाली आपकी ट्रांसवर्स कॉलॉन, ये दोनों आपकी इंट्रापेरिटोनियल होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे आईपी का वर्ड लिख रहा हूँ। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे जो आपका आइलियम एंटर कर रही है, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन कर रही है, तो यहाँ पे एक वेल्व प्रेजेंट होता है आइलियम का, आइलियोसिकल वेल्व जिसको हम कहते हैं, जिसके दो लिप्स होते हैं, अपर लिप एंड लोअर लिप, ठीक है। और इस वेल्व का दूसरा नाम क्या होता है? यूस्टेशियन वेल्व। ये वाली चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आप लोग ये देखें कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही कम ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनकी जो विड्थ होती है वो ज्यादा हो उनकी लेंथ से। सारे ऑर्गन्स की जो लेंथ होती है ना वो ज्यादा होती है। तो आप लोगों को दो तीन एग्जांपल्स देता चलूं, मुझे अभी दो ऑर्गन्स याद है, आपकी बीडी की एनाटॉमी में तीन लिखे हुए हैं कि एक है आपका सीकम, ठीक है, जिसकी विड्थ ज्यादा होती है। सीकम का पार्ट बच्चे इतना है जहां तक आपका आइलियम खुलती है इसके अंदर, बस ये सीकम है। उससे ऊपर आपकी असेंडिंग कॉलॉन है। तो सीकम की लेंथ को आपने असेंडिंग कॉलॉन की लेंथ में शामिल नहीं करना। असेंडिंग कॉलॉन की लेंथ डिफरेंट है और इसकी डिफरेंट है, ये मैं आप लोगों को पहले ही लिखवा दूं। असेंडिंग कॉलॉन तकरीबन 15 सेंटीमीटर, ट्रांसवर्स कॉलॉन जो है बच्चे वो तकरीबन 50 सेंटीमीटर, और डिसेंडिंग कॉलॉन जो होती है वो तकरीबन 25 सेंटीमीटर होती है। ट्रांसवर्स कॉलॉन को हम लोग 45 टू 50 सेंटीमीटर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे आप लोग और जो सिग्मॉइड कॉलॉन होती है ये तकरीबन होती है 40 सेंटीमीटर। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें बच्चे, जो फीचर्स यहाँ पे बता रहा हूँ, सबसे पहले जनरलाइज्ड पहले फीचर बता देता हूँ आप लोग को लार्ज इंटेस्टाइन के। सीकम जो है बच्चे, इसके अंदर आपने याद रखना है कि इसकी लेंथ तकरीबन 7.5 सेंटीमीटर होती है। सॉरी, जो इसकी ब्रेथ होती है, ठीक है, ये वाली जो ब्रेथ है ये ज्यादा है, ये 7.5 सेंटीमीटर है, और जो लेंथ होती है ये तकरीबन 6 सेंटीमीटर होती है। इसको करेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आपकी बुक में वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग बेशक उसी को फॉलो कीजिए, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर असेंडिंग कॉलॉन के ऊपर आए, तो असेंडिंग कॉलॉन जहां पे ये राइट साइड है ना बॉडी का, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, जहां पे ये ट्रांसवर्स कॉलॉन से मिलती है, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं दिस इज बेसिकली हिपैटिक फ्लेक्चर। यहाँ पे आपका ऊपर की तरफ करके ऐसे लिवर प्रेजेंट होता है ना, तो इसको हम लोग हिपैटिक फ्लेक्चर कहते हैं। और लेफ्ट साइड पे बच्चे अगर बात की जाए तो यहाँ पे स्प्लीन प्रेजेंट होती है ऊपर, तो इस वाले फ्लेक्चर को जहाँ पे ट्रांसवर्स कॉलॉन डिसेंडिंग कॉलॉन से मिलती है उसको हम लोग स्प्लेनिक फ्लेक्चर कहते हैं। ये दोनों फ्लेक्चर्स के नाम आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि जो ट्रांसवर्स कॉलॉन होती है ये बेसिकली आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का मोस्ट मोबाइल पार्ट होता है, ठीक है। ये फिक्स नहीं होता, ये सबसे ज्यादा मोबाइल होता है। लेकिन क्यों ये मोबाइल क्यों होता है? इस वजह से कि ये इंट्रापेरिटोनियली प्रेजेंट है। जो भी चीज इंट्रापेरिटोनियली प्रेजेंट होती है उसके अंदर मोबिलिटी होती है। इसी तरह सिग्मॉइड कॉलॉन में भी मोबिलिटी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मोबाइल ट्रांसवर्स कॉलॉन है। और याद रखिएगा जो भी ऑर्गन्स रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं वो जरा फिक्स्ड होते हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के ऊपर, वो इजीली मोबाइल नहीं होते, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप लोगों को ये वाली बात पता होनी चाहिए, क्यों मैंने मेरे पास तो बोर्ड पे स्पेस कम है इसलिए मैंने ऐसे शो किया है कि जो आपका स्प्लेनिक फ्लेक्चर होता है ये पोजीशन के अंदर हायर होता है, ठीक है। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे ये ऊपर होता है और हेपेटिक फ्लेक्चर है ये जरा सा लोअर होता है। दूसरी बात ये कि जो आपका स्प्लेनिक फ्लेक्चर होता है ये जरा एक्यूट होता है ज्यादा, यानी कि जो इसका
कर्व होता है, टच होता है, वो ज्यादा उसके अंदर 90 डिग्री से कम एंगल होता है, लेकिन ये इस वाले के अंदर जो एंगल होता है वो ज्यादा होता है हेपेटिक फ्लेक्शन में। ठीक है, इसकी एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ आर्बिट्रेरी यूनिट्स में, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बता रहा, कि फॉर एग्जांपल आपका जो स्पिनिक फ्लेक्शन है वो हो सकता है कि 30 डिग्रीज हो, और जो आपका राइट साइड का हेपेटिक फ्लेक्शन है वो 50 डिग्रीज हो। तो जो राइट साइड का होता है बेसिकली उसका एंगल ज्यादा ओपन होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे मैं आप लोगों को कल भी बता चुका हूँ, पहले भी मैंने बताया है कि आपका ऊपर की तरफ यहाँ पे लोकेटेड होता है ड्यूडेनम के 4 पार्ट्स होते हैं ना, ये मैंने आप लोगों को बताया था। मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है इसलिए मैं नीचे शो कर रहा हूँ, और यहाँ पे होता है बच्चे आपका पेंक्रियास। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि जो ट्रांसवर्स कॉलोन होती है वो नॉर्मली एंटीरियरली होती है ड्यूडेनम से और पैंक्रियास से ना, पैंक्रियास और ड्यूडेनम ज्यादा जरा पीछे की तरफ होते हैं। तो ट्रांसवर्स कॉलोन की जो मिजेंट्री होती है, ऐसे करके ये सारी जो इसकी मिजेंट्री होगी, ये बेसिकली इस पॉइंट पे अटैच होती है पैंक्रियास के साथ इस। ठीक है, मैंने ऊपर करके शो किया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है, मैंने इसलिए ऐसा किया है आप लोगों के माइंड में, वरना ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए कि पैंक्रियास के ऊपर अटैच होती है ट्रांसवर्स कॉलोन की मिजेंट्री। ठीक है, तकरीबन उसके इंफीरियर बॉर्डर के अलाउंग। डिसेंडिंग कॉलम की बच्चे अगर बात की जाए तो कुछ केसेस में ये कहा जाता है कि डिसेंडिंग कॉलम भी इंट्रापेरिटोनियल हो सकती है कुछ इंडिविजुअल्स में, 20% पॉपुलेशन के अंदर, वरना ये इंट्रापेरिटोनियल नहीं होती। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी अपेंडिक्स से, अच्छा अब हम लोगों ने ये कर लिया, बच्चे मैं आप लोग को अपेंडिक्स पहले करा दूं फिर हम चलते हैं। अपेंडिक्स को बच्चे हम लोग कहते हैं कि वर्म शेप्ड ऑर्गन है, वर्मी फॉर्म ऑर्गन है। ठीक है, दूसरी चीज बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि ये ब्लाइंड एंडिंग होता है, इसके एंड पे सिर्फ इस तरह की एक सैक प्रेजेंट होती है। तीसरी चीज आपको हमेशा फिजियोलॉजिकली ये पता होनी चाहिए कि विटामिन के आपकी बॉडी के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा अपेंडिक्स के अंदर प्रोड्यूस होती है। अपेंडिक्स इज नोन टू फॉर्म विटामिन के। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि विटामिन के वो विटामिन है जो कि हम लोग बाहर से एक्सोजिनसली डाइट के अंदर प्रेस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि नॉर्मली आपका जो फ्लोरा होता है वो बना रहा होता है। ठीक है, हाँ सिवाय न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर उनको हम लोग विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो फ्लोरा होता है इंटेस्टाइन का वो डेवलप नहीं किया होता पहले दिन ऑफ फर्स्ट डे ऑफ बर्थ पे। जब वो लोग पैदा हो जाते हैं फिर वो मिल्क वगैरह पीते हैं, ब्रेस्ट फीड होते हैं, तो फिर उनका फ्लोरा डेवलप करता है। ठीक है, तो जो न्यू बॉर्न होगा उसका पहले दिन का विटामिन के का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन जितने भी अडल्ट ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर विटामिन के की सप्लीमेंटेशन जरूरी नहीं होती। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने हमें तोहफा दिया है बैक्टीरिया की तरफ से। उसके बाद बच्चे आपको एक और बात ये पता होनी चाहिए कि यहाँ पे, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम को एनहांस करके बनाता हूँ, लेकिन पहले आप लोग थोड़ी सी बातें सुन लीजिए। आप लोग इमेजिन कीजिए कि सिग्मॉइड कॉलोन ना यहाँ पे ऐसे खत्म हो रही है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे बच्चे देखें कि बेसिकली इस जगह पे आपका सैक्रम आ रहा है। ठीक है, सैक्रम का फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट और थर्ड सेगमेंट। तो जो आपकी सिग्मॉइड कॉलोन होती है वो थर्ड सेगमेंट तक स्ट्रेच करती है, ये वाली बात आपने याद रखनी है। ठीक है, आइलिक फोसा से लेके और आपके S3 के सेगमेंट तक स्ट्रेच करती है। उसके बाद बच्चे आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो सिग्मॉइड कॉलोन होता है इसकी अपनी मिजेंट्री होती है, जिसको हम लोग कहते हैं सिग्मॉइड मीजोकॉलोन, और उसको आप लोग ऐसे शो कर देंगे। ठीक है, इसकी अपनी मिजेंट्री होती है ऐसे करके, और जितनी भी मिजेंट्री शो करनी है सबकी जो ये वाली रूट होती है ये छोटी शो करनी है, स्मॉल शो करनी है। ठीक है, और जो उनकी अटैचमेंट होती है इंटेस्टाइन के साथ वो लार्ज शो करनी है। उसके बाद बच्चे आपको अपेंडिक्स की ही एक दो बातें और बता दूं कि अपेंडिक्स की जो यूजुअल लेंथ होती है वो 6 to 9 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और पोस्ट्रोमीडियल वॉल ऑफ सीकम के ऊपर ये ओपन हो रही होती है। ठीक है, यहाँ पे मतलब आप इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लें तो पोस्ट्रोमीडियल वॉल जो है वो तकरीबन इधर बनती है, पीछे करके और जरा सा मीडियली। उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी अपेंडिक्स की डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। ठीक है, जिसकी फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकती है। जो मोस्ट कॉमन पोजीशन है अपेंडिक्स की दैट इज एक्चुअली रेट्रोसीकल पोजीशन। ठीक है, इसके अलावा इसकी पेल्विक पोजीशन भी हो सकती है जो कि नीचे की तरफ पॉइंट आउट करती है। इसके अलावा अगर आइलियम के आगे प्रेजेंट हो तो प्री आइलियल पोजीशन, पीछे प्रेजेंट हो तो पोस्ट आइलियल। ठीक है, डिफरेंट 6 टाइप की लिखी हुई हैं, जो जो मुझे यहाँ पे याद आ रही है मैं आपको वो साथ बता रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद भी रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अपेंडिक्स की भी छोटी सी मिजेंट्री होती है, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चे मीजो अपेंडिक्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है, मैंने अपेंडिक्स की मीजो अपेंडिक्स भी बना दी है।
और ये आपका टिपिकल एमसीक्यू है कि मोस्ट कॉमन अपेंडिक्स की पोजीशन कौन सी है रेट्रोसिकल। इवन के यूनिवर्सिटीज के अंदर ये वाला पास्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अपेंडिक्स की सेकंड मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सी है, क्योंकि बच्चों को फर्स्ट मोस्ट कॉमन पता होती है, सेकंड नहीं पता होती, या फिर बच्चे फर्स्ट मोस्ट कॉमन पेल्विक को कह रहे होते हैं, जो कि गलत है। पेल्विक पोजीशन जो है वो 21% इंडिविजुअल में सेकंड पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर मैं आप लोगों को इनके फीचर्स डिस्कस करके बताऊं तो देखें कि इनके इंटरनल फीचर्स क्या होते हैं पूरी की पूरी आपके लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। सबसे पहले बच्चे आप लोग ये देखें कि आपको मैंने बताया था कल भी कि जीआईटी के अंदर आपके दो तरह के मसल्स रन कर रहे हैं। आपकी जीआईटी की 4 लेयर्स होती हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरस एक्सटर्ना और एडवेंटिशिया या सीरोजा। तो जो आपकी बच्चे लेयर होती है मस्कुलरस एक्सटर्ना की, वो मस्कुलरस एक्सटर्ना की लेयर में मैंने निमोनिक लिखवाया था आइसोल, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। जो आपके आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, वो 3 फोल्ड्स में लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स के अंदर थ्रोन होते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके, ठीक है। एक यहाँ होता है, एक थोड़ा सा पोस्टीरियरली होता है, एक एंटीरियरली होता है। इनके डिफरेंट नेम्स भी लिखे हुए हैं आपकी बुक में, वो आप लोग देख लीजिएगा, मैं रट्टे वाली डिटेल्स पे नहीं जा रहा, सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इनको हम लोग कहते हैं टीनिया कोलियाए, ठीक है, टीनिया कोलाए। टीनिया कोलाए का बच्चे बेसिकली पर्पस क्या है ये भी मैं आपको बता दूं कि इंटेस्टाइन की जो मोशन होती है उसके अंदर हेल्प करते हैं। नंबर 2 बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो टीनिया कोलाए होती हैं इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जब आपने अपेंडेक्टमी करनी हो किसी बंदे की, यहाँ पे देखिए मैं जरा हाईलाइट कर रहा हूँ ऑरेंज कलर में, किसी बंदे की अपेंडिक्स को रिमूव करना हो तो आप क्या करते हैं बच्चे कि आप टीनिया कोलाए जो होते हैं इंटेस्टाइन के उनको पैल्पेट करते हैं। पेशेंट का पेट खोल के आप लोग यहाँ से हाथ रखते हैं, कहीं जो भी इंटेस्टाइन का पार्ट आपको मिलता है, यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, तो आप अपने हाथ को मूव बैक करते रहते हैं, बैक करते रहते हैं, बैक करते रहते हैं, टीनिया कोलाई फील करते 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 पीछे आ जाते हैं। जब आप लोग बिल्कुल पीछे आते हैं बच्चे तो इस लेवल पे यहाँ पे आपको तीनों टीनिया कोलाई आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं ऐसे, ठीक है। तो जिस जगह पे ये तीनों टीनिया कोलाई आपस में मिलते हैं वहां पे आपकी अपेंडिक्स लोकेटेड होती है। ये मैं आपको बता दूं कि ऐसे नहीं होता कि आपने पेट खोला और सामने अपेंडिक्स ऐसे ऐसे इशारे कर रही है कि मैं अपेंडिक्स हूं, मुझे काटो, मुझे निकाल लो। नो, ऐसे नहीं होता। टीनिया कोलाई जो होते हैं इनको आपको ट्रेस बैक करना पड़ता है टुवर्ड्स सीकम। तो वहां पे जिस जगह पे ये मिल रहे होते हैं वहां पे अपेंडिक्स आपको मिलती है और फिर उस अपेंडिक्स को आप लोग लाइगेट करते हैं, बांधते हैं और बाद में इसको कट करते हैं, ठीक है। तो अपेंडेक्टमी के प्रोसीजर में टीनिया कोलाई की ये सिग्निफिकेंस है। दूसरी बात बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि टीनिया की वजह से ही जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये डिफरेंट फोल्ड्स के अंदर थ्रोन होती है, ठीक है। जैसे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्लाइका सेमी सर्कुलरिस से बिल्कुल वैसे ही हॉस्ट्रेशंस प्रेजेंट होती हैं। हॉस्ट्रेशंस जो होती हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन को ऐसे सेगमेंटेड लुक देती हैं ऐसी, फिर ये दूसरा सेगमेंट हो गया, ठीक है, फिर ये ऐसे करके तीसरा सेगमेंट हो गया, फिर ये चौथा सेगमेंट हो गया, फिर यहाँ पे ये पांचवा सेगमेंट हो गया, ऐसे करके सेगमेंटेड लुक देती है लार्ज इंटेस्टाइन को। उसके बाद बच्चे एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए वो है एपेंडिसिस एपिप्लोइकी का। एपेंडिसिस एपिप्लोइकी बच्चे बेसिकली क्या होता है कि आपकी इंटेस्टाइन में बेसिकली आप देखें कि पेरिटोनियम ने कहाँ कहाँ कवर किया हुआ है। एक तो पेरिटोनियम ने टोटली कवर किया हुआ है ट्रांसवर्स कोलोन को, दूसरा कवर किया हुआ है यहाँ पे सिग्मोइड कोलोन को। तो एपेंडिसिस एपिप्लोइकी जो होते हैं उस पेरिटोनियम के ऊपर ढेर प्रेजेंट होते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि पता नहीं अपेंडिसिस एपिप्लोइकी क्या होते हैं बच्चे। अपेंडिक्स का जो वर्ड होता है, अपेंडिक्स का वर्ड जो होता है वो होता है छोटा सा कोई ऑर्गन, ठीक है। अपेंडिक्स का वर्ड इसके लिए यूज होता है। और या फिर आप हम कहते हैं कि जैसे स्किन के जो अपेंडेजेस हैं उसके अंदर नेल आ जाता है, हेयर फॉलिकल आ जाता है, स्वेट ग्लैंड्स आ जाते हैं, ये हेयर के अपेंडेजेस हैं। बिल्कुल इसी तरह बच्चे जो आपकी अपेंडिसिस एपिप्लोइकी है वो छोटी छोटी सी फैट के आप कह लें पीसेस होते हैं या फैट के लॉब्यूलेटेड चीजें होती हैं, फैट के नोड्यूल्स होते हैं जो कि पेरिटोनियम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और ये आपका टिपिकल क्वेश्चन है कि अपेंडिसिस एपिप्लोइकी, प्रॉफ का क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू का कि अपेंडिसिस एपिप्लोइकी मोस्ट अबंडेंट कहाँ पे होते हैं। तो आपने याद रखना कि सिग्मॉइड कोलॉन की जो मेसेंट्री होती है, सिग्मॉइड मेसोकोलॉन, इसकी अपेंडिक्स के ऊपर ढेरों ढेर
इसकी मेसेंट्री के ऊपर या पेरिटोनियम के ऊपर ढेरों ढेर आपको अपेंडिसेस एपिप्लोइकी मिलते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स कॉलम में भी मिलते हैं, लेकिन उतने न्यूमरस नहीं जितने आपको सिग्मॉइड कॉलम के अंदर मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर आर्टीरियल सप्लाई को रिवाइज किया जाए तो वो आप लोगों को अच्छे से याद होगी कि आप लोगों का जो आइलियोकोलिक जंक्शन होता है वहां पे सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की आइलियोकोलिक ब्रांच, असेंडिंग कॉलम के लिए आपकी राइट कॉलिक आर्टरी, ट्रांसवर्स कॉलम के लिए मिड कॉलिक आर्टरी, फिर आपकी लेफ्ट साइड की जो आपकी इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है वो लेफ्ट कॉलिक आर्टरी देती है डिसेंडिंग कॉलम के लिए, और सिग्मोइडल ब्रांचेस देती है, और रेक्टम के लिए भी बच्चे वो दे रही होती है, बेसिकली जो रेक्टल आर्टरीज होती हैं वो दे रही होती है, ठीक है। तो आप लोग ये देखें कि अभी आप लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन को स्टडी कर लिया है। जो रेक्टम का पार्ट है वो हम लोग पेल्विस के अंदर स्टडी करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर मैं यहाँ से आगे की तरफ मूव ऑन करूँ, अब मैं आ जाता हूँ आपके ह्यूमन बीइंग की डिस्क्रिप्शन पे फर्दर, कि आपका जो लिवर होता है इसकी क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए कि ये आपका लिवर है, ठीक है। लिवर का बच्चे आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लिवर का वेट जो होता है वो तकरीबन 1500 ग्राम्स होता है मेल में और 1300 ग्राम्स होता है फीमेल में, ठीक है। आपके पास अगर बुक में कोई और वैल्यूज लिखी हैं तो आप बेशक वो फॉलो कीजिएगा, कोई परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है। उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि लिवर के ऊपर डिफरेंट चीजें प्रेजेंट होती हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लिवर के ऊपर प्रेजेंट होती है, आप समझिए जो रेड कलर की मैंने ये बाउंड्री बनाई है, ये बेसिकली यही शो करने के लिए बनाई है कि ये लिवर का कैप्सूल है। लिवर के कैप्सूल का नाम होता है बच्चे ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है। ग्लिसन्स कैप्सूल इसको हम कहते हैं। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि लिवर के ऊपर डिफरेंट आपकी लिगामेंट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब बच्चे आप लोगों ने ये वाली बात माइंड में रख के चलना है। मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि बेसिकली होता ये है, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको कट सेक्शन दिखाऊं तो क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये कट सेक्शन है एब्डोमेन का, क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। लिवर के लेवल पर मैंने काट के आपको बताया। ये जो आउटर लेयर है दिस इज बेसिकली द लेयर ऑफ पैराइटल पेरिटोनियम। और जो आपकी और मैं आपको कह देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल लिवर जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये एंटीरियर है बॉडी का, ये बॉडी का पोस्टीरियर है। तो जो विसरल पेरिटोनियम होती है वो सारे का सारा ऐसे सराउंड कर रही होती है आपके एब्डोमेन को, लेकिन अंदर की तरफ इनवेजिनेट भी करती है। बिल्कुल ऐसे ही ये लिवर के लेवल पे आती है ऐसे, और यहाँ से इसकी वाली लेयर आती है ऐसे। तो जहाँ पे जब ये दोनों आपकी विसरल जो पेरिटोनियम की लेयर होती है ये आके लिवर की एंटीरियर सरफेस पे लगती हैं, तो बेसिकली वो हमारे पास एंटीरियरली अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट होता है। ये वाला जो पॉइंट है बच्चे उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, यानी कि विसरल पेरिटोनियम ऐसे अंदर की तरफ मुड़ के लिवर की सरफेस पे जाके लगती है, तो इसको हम लोग कहते हैं फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। फेल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिमार्केशन है, ये बताने के लिए आपको कि यहाँ पे आपके लिवर के दो लोब्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये लिवर का राइट लोब है, ये लिवर का लेफ्ट लोब है, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि लिवर की फेल्सीफॉर्म लिगामेंट का जो फ्री मार्जिन होता है ये वाला, प्लीज याद रखिएगा इस बात को, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बार बार भूलना नहीं है। फेल्सीफॉर्म लिगामेंट का जो फ्री मार्जिन होता है, नीचे की तरफ जो लटका हुआ मार्जिन होता है, इसको हम लोग कहते हैं लिगामेंटम टीरीज, ठीक है, या राउंड लिगामेंट ऑफ लिवर। बच्चे यहाँ पे इसी लेवल पे ही अगर मैं आप लोगों को लिवर की पोस्टीरियर सरफेस दिखाऊं, देखिए ये लिवर इधर ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको उल्टा करके ऐसे करके आप लोगों को शो करता हूँ कि ये पीछे से कैसा अपेयर होगा, वो भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। पीछे से भी बच्चे ये ऐसा ही बेसिकली शो होता है, लेकिन पीछे की तरफ एक खास बात ये होती है कि आपका जो लिगामेंटम टीरीज होता है, ठीक है, लिगामेंटम टीरीज जो होता है बच्चे वो आपको ज्यादा क्लियरली नजर आता है कंपेयर टू फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। तो आप ये देखें कि यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ कि लिगामेंटम टीरीज आपको लेफ्ट और राइट लोब के जंक्शन पे ऐसे पूरी एक लिगामेंट की फॉर्म में ऐसे नजर आता है, ठीक है। ये चीज अब आप लोगों ने याद रखनी है कि ये आपकी लिगामेंटम टीरीज है। और आपसे कभी भी कोई बंदा ये पूछे कि लिवर की लिगामेंटम टीरीज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो आपने हमेशा यही कहना है कि लिवर की लिगामेंटम टीरीज में पैरा अम्बिलिकल वेन होती है, ठीक है। कुछ जगहों पे ये भी लिखा है कि पैरा अम्बिलिकल होती है, और कुछ जगहों पे गैस्ट्रिक का लिखा है, लेकिन गैस्ट्रिक वाला ऑथेंटिकेटेड नहीं है। आप लोगों ने पैरा अम्बिलिकल वेन का ही जिक्र करना है, ठीक है, जो कि आपके एक फोटो के वाले एनास्टोमोसिस की साइट बनती है।
उसके बाद बच्चे अगर फर्दर डिटेल आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूँ तो लिवर की जो पोस्टीरियर सरफेस होती है हाँ पोस्टीरियर सरफेस की बात करें, ये वाली पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है, लिवर की, ये वाली एंटीरियर सरफेस है। इसी पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट लिगामेंट्स लिवर की और एप्रिशिएबल होती हैं, जो कि मैं आप लोगों को खुद यहाँ पे ड्रॉ करके बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास तो बुक के अंदर सब कुछ ड्रॉ हुआ है ना, वहां से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बोर्ड पे ज्यादा फोकस कीजिए, ताकि आप लोगों को पक्की पक्की ये जो लिगामेंट्स वगैरह हैं ये याद हो जाएं, ठीक है। फिर आप लोग को इंशाल्लाह प्रॉफ में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले बच्चे आप लोग ये देखें कि जहां पे आपका ये तो प्रेजेंट था, लिगामेंटम टीरीज प्रेजेंट है ना, दिस इज लिगामेंटम टीरीज। लिगामेंटम टीरीज यहां तक एक्सटेंड करता है, तो इसके ऊपर जो बच्चे पार्ट होता है वहां पे डक्टस विनोसस का फिजर होता है, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकली इस जगह पे लिगामेंटम टीरीज के बिल्कुल ऊपर, लेकिन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लिवर पे, ये बात आपने याद रखनी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिवर की पोस्टीरियर सरफेस पे और ऊपर करके लेफ्ट साइड की तरफ। आपको पता है ना, ये लिवर का लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब है, ये मैंने पोस्टीरियर सरफेस उल्टी करके दिखाई है। इस जगह पे बच्चे प्रेजेंट होता है फिजर डक्टस विनोसस का एम्ब्रियो में। लेकिन अब एम्ब्रियो तो नहीं है, अब तो बंदा जवान हो गया है, तो डक्टस विनोसस के बजाय यहाँ पे लिगामेंटम विनोसम यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो बच्चे ये देखें कि एंट्रोपोस्टीरियरली अगर मैं बात करूं तो एंटीरियरली फैल्सिफॉर्म लिगामेंट ने, पोस्टीरियरली लिगामेंटम विनोसम और लिगामेंटम आपकी जो टीरीज है, इन दोनों ने मिलके लिवर के राइट और लेफ्ट लोब को एंटीरियरली और पोस्टीरियरली बिल्कुल अलग डिमार्केट कर दिया और सेपरेट कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी विसरल पेरिटोनियम आती है अंदर की तरफ, वो ऐसे आके फैल्सिफॉर्म लिगामेंट बना के बाकी सारे लिवर को ऐसे सराउंड कर लेती है, ठीक है। यानी ऐसे अपेयर होता है जैसे कि लिवर जो है वो उसके अंदर इनवेजिनेट हो गया है, अंदर चला गया है बिल्कुल। तो आप ये देखें कि विसरल पेरिटोनियम की डिफरेंट और कौन कौन सी लेयर्स बनती हैं यहाँ पे, वो भी आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करवा दूं। सबसे पहले बच्चे जो लिगामेंट यहाँ पे होती हैं वो होती हैं आपकी कॉरोनरी लिगामेंट, ठीक है, सुपीरियर कॉरोनरी लिगामेंट और इंफीरियर कॉरोनरी लिगामेंट। और आप लोगों ने ये वाली बात माइंड में रखनी है कि यहाँ पे इस पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर ये सारा का सारा यहाँ पे विसरल पेरिटोनियम प्रेजेंट है, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको उसकी एक बाउंड्री दिखा रहा हूँ यहाँ पे ऐसे करके। तो कॉर्डिनरी लिगामेंट सुपीरियर है और इंफीरियर वाली है, और दोनों जो होती हैं बच्चे सुपीरियर और इंफीरियर वाली ये कोने में मिलती हैं, और इनके मिलने से यहाँ पे एक और लिगामेंट बनती है जिसको मैं लेबल करूंगा, जिसको हम कहते हैं राइट, ये राइट साइड की ट्रायंगुलर लिगामेंट है, ठीक है, राइट ट्रायंगुलर है। और यहाँ पे जब बच्चे वो मिलती हैं दोनों लिगामेंट्स, तो उसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। तो अभी तक आपने कौन कौन सी लिगामेंट पढ़ ली? कॉर्नरी लिगामेंट्स, ट्रायंगुलर लिगामेंट्स, लिगामेंटम विनोसम, लिगामेंटम टीरीज और फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। उसके बाद बच्चे आप लोगों को ये बात क्लियर कट होनी चाहिए, जिस एरिया को मैं लेबल कर रहा हूँ प्लीज आप लोग याद रखिएगा कि ये आपका जो एरिया है ये वाला, दिस एरिया इज नोन एज द बेयर एरिया ऑफ लिवर। बेयर एरिया से बच्चे मुराद ऐसा एरिया होता है जिसके ऊपर पेरिटोनियम ना प्रेजेंट हो। तो लिवर का ये वाला एरिया आपसे अक्सर पूछा जाता है, लिवर का बेयर एरिया बताओ कहाँ होता है, वाइवा में भी पूछा जाता है, क्लिनिकल लाइफ में भी। तो आपने कहना है कि लिवर का बेयर एरिया लिवर की पोस्टीरियर पोस्टो सुपीरियर सरफेस के ऊपर होता है और बाउंडेड होता है बाय कॉर्नरी लिगामेंट्स एंड ट्रायंगुलर लिगामेंट्स, ठीक है। कॉर्नरी और राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट के बीच में बाउंडेड होता है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे हम लोग एक और चीज डिस्कस करते चलें कि जो आपकी इंफीरियर वेना केवा होती है वो बिल्कुल जहाँ पे आपका लिगामेंटम विनोसम होता है बिल्कुल उसी के साथ, उसी के एडजेसेंट पैरेलल आपकी यहाँ पे लिवर के पीछे से गुजरती है आपकी इंफीरियर वीना केवा, ठीक है। लिवर की पोस्टीरियर सरफेस से गुजरती है यहाँ पे ये इंफीरियर वीना केवा। और अगर आप समझें कि मैंने इंफीरियर वीना केवा को काट के आपको दिखाया है कि इंफीरियर वीना केवा के अंदर क्या खुल रहा होता है, तो इंफीरियर वीना केवा में यहाँ पे तीन आपकी वेन्स खुल रही होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं हिपैटिक वेन्स। बच्चे ये आप लोगों के प्रॉफ का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑफ लिवर, लिवर की सपोर्ट्स के नाम बताएं। तो आपने याद रखना है कि एक तो लिवर की सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो लिवर की वेन्स है, ये जो तीन वेन्स है हिपैटिक वेन्स। आपको मैं इसके एग्जांपल देता चलूं कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे कि देखें फॉर एग्जांपल अगर ये आपका लिवर प्रेजेंट है, ये एंटीरियर है आपकी बॉडी का, ये पोस्टीरियर है,
पीछे से गुजर रहा है बच्चे आपकी इंफीरियर वीना केवा। तो इस इंफीरियर वीना केवा के अंदर 3 ऐसे वेन्स खोल रही हैं। तो इन 3 वेन्स के थ्रू बेसिकली लिवर जो है वो एब्डोमेन के अंदर सस्पेंडेड है। ये वाली बात आपने याद रखनी है। हिपैटिक वेन्स जो होती हैं बेसिकली वो 3 होती हैं। अब वो 3 क्यों होती हैं? क्या आपने ये सोचा है? लोब तो लिवर के 2 हैं। बच्चे कहा ये जाता है कि फंक्शनली, ये तो आपके एनाटॉमिकल लोब्स है ना, फंक्शनली लिवर के 3 पार्ट्स, 3 सेगमेंट्स होते हैं। एक होता है लेफ्ट सेगमेंट, एक होता है मिडिल सेगमेंट और एक होता है राइट सेगमेंट। ठीक है, तो तीनों सेगमेंट्स की 3 मेजर वेन्स हैं। अब बच्चे यहाँ पे एक और चीज आपको बताता चलूं कि लिगामेंटम विनोसम और इंफीरियर वीना केवा के बीच में यहाँ पे एक आपको मिलता है सल्कस टाइप, आप कह लें ग्रूव टाइप, जिसको हम लोग कहते हैं पोटा हिपैटिस। ठीक है, पोटा हिपैटिस के अंदर आगे आप कह लें कि जो 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं आगे से पीछे की तरफ, वो क्या क्या होती हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बाइल डक्ट एक प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे की तरफ करके बाइल डक्ट नहीं, हिपैटिक डक्ट प्रेजेंट होते हैं। फिर हिपैटिक आर्टरी प्रेजेंट होती है और फिर वेन प्रेजेंट होती है। ये वाली बातें आपने याद रखनी है। ये जो तीनों मैं आप लोगों को सीक्वेंस के अंदर बता रहा हूँ, पोर्टल वेन, पोर्टल आर्टरी और साथ ही साथ आपका कॉमन हिपैटिक डक्ट, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप लोग अपने बुक के अंदर भी इनकी अरेंजमेंट अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो अब आप लोग यहाँ पे देखें कि ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ये देखें बच्चे कि यहाँ पे आपका गॉल ब्लैडर कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो गॉल ब्लैडर बच्चे हमेशा इंफीरियर वीना कीवा के नीचे और आपका पोर्टा हिपैटिस के पास यहाँ पे गॉल ब्लैडर का सिस्टिक फोसा होता है। कौन सा फोसा? सिस्टिक फोसा। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि सिस्टिक का वर्ड जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर और गॉल ब्लैडर दोनों के लिए यूज होता है। अब ये सारी जब आपने एनाटमी पढ़ी तो यहाँ पे आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि लिवर की पोस्टीरियर और इंफीरियर सरफेस के ऊपर एक फिगर बन रही है बेसिकली, जो कि एच शेप फिगर है। एच शेप फिगर कैसे है देखें, ये मैं यहाँ पे डिमार्केट करके बताता हूँ। ये एच की एक डंडी, ये एच की दूसरी डंडी और ये एच की दरमियान वाला पीस। तो अब आपको ये याद होना चाहिए बच्चे, पक्के पक्के ये एच याद कर लें तो आपको सब याद हो जाएगा। ये एच का लेफ्ट साइड है, ये एच का राइट साइड है। और जब जब आपने ये एच इमेजिन करना है तो माइंड में लेके आना है कि लिवर की पोस्टीरियर सरफेस है। ठीक है, तो एच का जो आपका एच का लेफ्ट साइड पे जो ऊपर वाला लिम्ब है वो है लिगामेंटम विनोसम। जो नीचे वाला लिम्ब है वो बेसिकली है लिगामेंटम टीरीज। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि एच का राइट साइड के ऊपर जो सुपीरियर लिम्ब है, ऊपर वाला लिम्ब है, ये इंफीरियर वीना केवा। जो इंफीरियर वाला लिम्ब है ये गॉल ब्लैडर और दरमियान में आपका क्या है? पोर्टा हिपैटिस। तो अब आपके एच के अंदर 2 ऐसे रीजन बनते हैं जिनके नाम आप लोगों को हर हाल में आने चाहिए। कौन कौन से बच्चे? यहाँ पे एच के ऊपर वाले पोर्शन में है आपका क्वाड्रेट लोब और नीचे वाले पोर्शन में है आपका क्वाड्रेट लोब। आपसे बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है आपके एफएक्यूज का, आपसे पूछा जाता है क्वाड्रेट और क्वाड्रेट लोब की बाउंड्रीज लिखें। तो आपको ये बाउंड्रीज जब तक नहीं आएंगी, जैसे देखो मैं क्वाड्रेट लोब की अगर बात करूं तो राइट साइड पे उसके इंफीरियर वीना केवा, लेफ्ट साइड पे उसके लिगामेंटम विनोसम और उसके नीचे इंफीरियरली आप कह लो पोर्टा हिपैटिस। क्वाड्रेट लोब की बच्चे अगर मैं बात करूं तो राइट साइड पे गॉल ब्लैडर का फोसा और गॉल ब्लैडर इटसेल्फ, लेफ्ट साइड के ऊपर उसका बचा लिगामेंटम टीरीज और ऊपर की तरफ उसका पोर्टा हिपैटिस। तो ये बच्चे मैंने आप लोगों को लिवर की ये वाली बात भी बता दी। उसके बाद बच्चे आपको एक और चीज फर्दर क्लियर कर दूं कि जो आपका क्वाड्रेट लोब होता है इसके छोटे छोटे से कुछ प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका एक छोटा सा प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेट प्रोसेस, जिसके थ्रू ये बाकी लिवर के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, जो आपका क्वाड्रेट लोब होता है। ठीक है, ये थी बच्चे आपके लिवर की बेसिक एनाटॉमी। आई होप कि आप लोग को ये समझ आई होगी। उसके बाद बच्चे आप लोग को एक और चीज क्लियर कर दूं कि जो लिवर के लोब्स दिए सेगमेंट्स होते हैं, कोई नॉट्स क्लासिफिकेशन, कोई नॉट्स क्लासिफिकेशन जो है बच्चे ये बीडी के अंदर नहीं दी हुई। बीडी के अंदर लिवर के जो सेगमेंट्स हैं जो हमने सर्जिकल डिविजन किए हैं वो बिल्कुल अप्रिशिएबल नहीं है। तो आपने बीडी को इस मामले में टच नहीं करना। सब बच्चों ने केएनएम से लिवर के सेगमेंट्स करने हैं और ये आपके एससीक्यू की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब बच्चे हम लोगों ने लिवर भी स्टडी कर लिया, फिशर्स भी बता दिए, सब कुछ आप लोगों को बता दिया। उसके बाद बच्चे हम लोग आते हैं गॉल ब्लैडर के ऊपर। तो गॉल ब्लैडर के मतलब सबसे पहली चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि जो इसकी कैपेसिटी होती है नॉर्मली वो तकरीबन 30 टू 50 ml के बराबर होती है। नेक्स्ट बात आपको यह पता होनी चाहिए, मैंने अभी बताया कि गॉल ब्लैडर लिवर की इंफीरियर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है।
ठीक है। उसके बाद बच्चे आप लोग ये देखें कि गॉल ब्लैडर का जो डक्ट होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर का डक्ट है, इसको ऊपर से ज्वाइन करेगा बच्चे हिपैटिक डक्ट ना, और हिपैटिक डक्ट जो होते हैं उसके लेफ्ट और राइट साइड के दो होते हैं। तो गॉल ब्लैडर का जो डक्ट होता है, इसको अगर मैं आप लोगों को जूम करके दिखाऊं इसका कट सेक्शन, तो ये कुछ ऐसे अपेयर होता है कि इसके अंदर म्यूकोजल फोल्ड्स होती हैं, ठीक है, ऐसे करके म्यूकोजल फोल्ड्स होती हैं ऐसे। इन म्यूकोजल फोल्ड्स को बेसिकली हम लोग कहते हैं वैल्व्स ऑफ हीस्टर। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। सिस्टिक डक्ट के अंदर म्यूकोजल फोल्ड्स को हम लोग कहते हैं वैल्व ऑफ स्पाइरल वैल्व ऑफ हीस्टर। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ गॉल ब्लैडर के अंदर नेक के लेवल पे एक पाउच प्रेजेंट होता है ऐसे करके, ठीक है। इस पाउच का नाम क्या होता है बच्चे? हार्टमैन्स पाउच। और जो हार्टमैन्स पाउच है, ये एक कॉमन पाउच है जहां पे आपके गॉल स्टोन्स जो होते हैं वो लॉज्ड हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि गॉल स्टोन्स जहां पे आपके फंस जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बच्चे आप लोगों को एक और चीज का भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो कैलर्ट्स ट्रायंगल होता है, इसकी बाउंड्रीज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले बच्चे आप लोग ये देखें कि सिस्टिक डक्ट एक इसकी बाउंड्री बनाता है, ठीक है। दूसरी बाउंड्री इसका कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाता है, ये वाला जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है। और जो तीसरी इसकी बाउंड्री होता है वो यहाँ पे लिवर बना रहा होता है, लिवर का इंफीरियर बॉर्डर। तो आप ये देखें बच्चे कि ये आपका अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो गया कैलर्ट्स ट्रायंगल, ठीक है। लिवर का इंफीरियर बॉर्डर, कॉमन हिपैटिक डक्ट एंड गॉल ब्लैडर का सिस्टिक डक्ट। अब आपने ये याद रखना है कि कैलर्ट्स ट्रायंगल का कंटेंट आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं और बच्चों को बिल्कुल नहीं आता कि कैलर्ट्स ट्रायंगल के अंदर क्या है। बीडी में तो मेरे ख्याल से नहीं लिखा, केएलएम में भी शायद ना लिखा हो। मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये वाली बात। कैलर्ट्स ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे लोकेटेड होती है एक लिम्फ नोड, ठीक है। इस लिम्फ नोड का नाम क्या होता है? लंड्स लिम्फ नोड, ठीक है। लंड्स, LUNDS, लंड्स लिम्फ नोड। अक्सर आपसे ये पूछ ली जाती है। उसके बाद बच्चे आपको इंपॉर्टेंट बात एक और बतानी है कि कैलर्ट्स ट्रायंगल की सिग्निफिकेंस क्या है। बच्चे कैलर्ट्स ट्रायंगल की सिग्निफिकेंस ये है कि जब आप लोगों को कोलिसिस्टेक्टमी करनी होती है, कोलिसिस्टेक्टमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप लोग गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं, तो कैलर्ट्स ट्रायंगल आपके लिए आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कोलिसिस्टेक्टमी में। अगर आपने कैलर्ट्स ट्रायंगल आइडेंटिफाई कर लिया तो कैलर्ट्स ट्रायंगल के अंदर जो स्ट्रक्चर गुजर रहे हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट, और साथ ही साथ बच्चे यहाँ पे आपकी गुजरती है एक आर्टरी दैट इज नोन एज हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। हिपैटिक आर्टरी को आपने आइडेंटिफाई करके सिस्टिक आर्टरी बेसिकली उसकी जो ब्रांच होती है ना हिपैटिक आर्टरी की, उसको आइडेंटिफाई करके लाइगेट करना होता है, बांधना होता है और फिर काटना होता है। आप आर्टरी के बगैर ऐसे तो गॉल ब्लैडर को रिमूव नहीं कर सकते ना। तो ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना कि सिस्टिक आर्टरी को आपने बांधना है और काटना है, फिर उसको आइडेंटिफाई किए बगैर कैलर्ट्स ट्रायंगल को आप ये वाला काम नहीं कर सकते, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आप लोगों को लेक्चर का न्यू लिंक भेज रहा हूँ, आप लोग वापस आए, थोड़ा सा और आपको स्टडी करवाना है, फिर हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे, फिर आपको छुट्टी मिलेगी।